तो देख लेते हैं बच्चों, लास्ट क्लास में हमने किया था, इसके आगे क्या करना है। ठीक है, देखते हैं आप ध्यान से देखो। ये हमने पढ़ लिया था स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक कब होता है। हमने पढ़ा था क्या, अगर एक मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के बराबर हो तो वो सिमेट्रिक होता है। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं और वो मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। और एक मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं और वो माइनस उसके मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक के 0 थे, ये भी पढ़ा था। अब ये दो कंडीशन बताइए, इसने बोला है कि ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए करोगे तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए करोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स है, प्रूव करो ये सिमेट्रिक है। तो कैसे प्रूव करेंगे इसे सिमेट्रिक, क्या ले लूं मैं इसको एक पूरे को एक मैट्रिक्स मान लूं सी, यस और नो। पूरे को एक मैट्रिक्स मान लिया मैंने सी। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या कहती है कंडीशन, बताओ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या कहती है कंडीशन, फटाफट बताओ। सर ऑर्डर एंड कॉलम सेम होगा उसका। ऑर्डर कॉलम सर जी। क्या होगा, क्या सर होगा, रोज एंड कॉलम्स आर सेम। नहीं सिमेट्रिक की बात कर रहा हूँ बच्चों। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सर क्या ए होगा, का ट्रांसपोज करेंगे तो इक्वल टू ए का ए ट्रांसपोज आएगा। बराबर ए ही आएगा। हाँ वेरी गुड, यानी सी का ट्रांसपोज सी आएगा, सी का ट्रांसपोज सी आएगा। तो यहाँ पे देखो अब क्या होगा, तो अगर मैंने इसको सी माना तो सी क्या है ये, इसका मतलब क्या है, हाफ ए प्लस ए सर टी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये मैंने मान लिया ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो ये देखो, ये मैंने ट्रांसपोज कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, क्योंकि मुझे तो सी ट्रांसपोज पे ही जाना है ना, सी ट्रांसपोज को सी प्रूफ करना है, तभी ये सिमेट्रिक होगा। तो मैंने इसको सी माना और दोनों तरफ क्या कर दिया, मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, आपका ट्रांसपोज ले लिया। तो सी ट्रांसपोज कितना आया, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। मैंने ये आपको बताया था कि जब प्लस पे ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, सर ए। अब आप देखोगे सर ये चीज तो आपने सी मानी थी, ऊपर देखो, ऐसा और नो। तो सी ट्रांसपोज किसके बराबर आया बच्चों, सी के बराबर आया। तो इसका मतलब हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है। सिमिलरली आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई भी नंबर आगे लगा दो कांस्टेंट, 5 ए प्लस ए ट्रांसपोज कोई पूछ ले तो वो भी सिमेट्रिक होता है। कुछ भी 6 हाफ 1/3 कुछ भी लगा लो, ये सिमेट्रिक होता है। दूसरा देखो फटाफट, ये बोल रहा है ये, अब इसको बोल रहा है कि ये बताओ ये स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, मैं इसको बी मान लेता हूँ, फटाफट देखते हैं। अगर इसका ट्रांसपोज माइनस में आएगा, ठीक है, तो ये बी हो गया हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स, तो ये हो गया हाफ, सॉरी बी, ये हाँ हाफ ही है। ठीक है, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है ना, ये किया ना मैंने, बोथ साइड ट्रांसपोज ले लिया। लिखने की जरूरत है क्या सिंगल सिंगल, या सीधा ही लिख दे, वो सीधा लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया ए ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज हो गया, और ये कितना हो गया, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए। ठीक है, बी ट्रांसपोज हो गया। क्या करोगे, इसमें से माइनस बाहर ले लो, माइनस बाहर लिया तो ये कितना हो गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए माइनस ए, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या था, बी था, तो ये कितना हो गया माइनस बी। तो बी ट्रांसपोज कितना आया, माइनस बी। तो अगर बी ट्रांसपोज माइनस बी है तो इसका मतलब बी क्या है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक है, और बी क्या लिया था आपने, यही लिया था। तो ये दोनों प्रूफ हो गए आपके, एक सिमेट्रिक प्रूफ हो गया और एक स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। दोनों को बोल रहा है अगर ऐड करोगे, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक को ऐड करोगे, सिमेट्रिक को और स्क्यू सिमेट्रिक को ऐड करोगे तो क्या होगा आपका, सर वो गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, ए मैट्रिक्स की। हाँ, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को ऐड करोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, एक। ये देख लो, दोनों को ऐड कर दो तो 1/2 कॉमन आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज।
इन दोनों को ऐड करोगे, यही अभी प्रूफ किया ना, एक सिमेट्रिक प्रूफ किया था हमने और एक स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ किया था। इन दोनों को ऐड कर लो, 1/2 कॉमन आया, ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज कट गया, ये कितना है हाफ इंटू 2a, ठीक है, और ये कितना आ गया, गुड क्लियर इवनिंग है? सर। गुड इवनिंग, क्या आ गया ये ए आ गया, क्लियर? से मैं क्लास सर- ज्वाइन करती हो ही नहीं रहा था ज्वाइन। क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, पता नहीं बच्चे औरों के साथ भी आ रहा है क्या इशू? मैसेज भी किया था अभी। अभी बच्चे मैं देखो क्लास ले रहा हूँ शायद, इसलिए मैं मैसेज नहीं देख पाया, बहुत देर से ट्राई किया, पता नहीं बच्चे गूगल के ना देखो तरफ से ही इशू है, ये हर टीचर यही बोल रहे हैं कि क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे बच्चे, पता नहीं अब इसमें तो Yes, क्या sir. ही कुछ इशू चल रहा है। ऑटो एडमिट भी हटा दिया मैंने, वो वाला फीचर भी हटा दिया जिससे खुद बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं, कहीं उसमें उसकी वजह से एरर हो रहा हो, खुद मैं ऐड कर रहा हूँ बच्चों को, फिर भी इशू आ ही रहा है। देखो बच्चों पता नहीं क्या है इशू, हो सकता है चेक करवाता हूँ बच्चों, और क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये देखो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, क्लियर है? ठीक है, सर ये भी तो कर Yes, सकते sir. थे, हाँ ए प्लस ए का ट्रांसपोज तो ए बनेगा, और ये स्क्यू वाली माइनस ए बनेगी, तो ए प्लस माइनस ए तो 0 ही आ जाता फिर। क्या आ जाता? ये बेसिकली इसमें ज्यादा डीप में मत जाओ, ये एनसीईआरटी के रिगार्डिंग है, ताकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए मैंने बता दिया, ज्यादा इसका यूजेज है नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कुछ भी। ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं बच्चों, ये देखो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट से। इसमें पूछ रहा है ए और बी आपके दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पूछ रहा है अगर ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज है उनके, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस पे क्या करेंगे, हर स्टेटमेंट को चेक करेंगे। बोल रहा है बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सच बात है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं। अगर ए सिमेट्रिक है तो मुझे क्या पता है कि ए सिमेट्रिक है, अगर ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, ये बात तो मुझे यहाँ पे। अब इसको देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है, बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी, तो इसको क्या, इसको प्रूफ करना है मुझे। प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा बताओ, क्या लूं, क्या ले लूं, इसको एक मैट्रिक्स के बराबर मान लूं, तो इसको मैं सी मान लेता हूँ पूरे को, बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी। अगर ये सिमेट्रिक होगा तो इसका मतलब सी किसके बराबर होना चाहिए, सी ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए ना, या सी ट्रांसपोज सी के बराबर होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो जरा अब इसका ट्रांसपोज ले लो, इसका ट्रांसपोज लिया तो ये सी ट्रांसपोज हो गया। ये यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कई बच्चे वापस से गलतियां करना स्टार्ट कर देते हैं। इस पूरे का ट्रांसपोज लिए मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई मतलब रिवर्सल ऑर्डर, रिवर्सल लॉ, क्या लगेगा, रिवर्सल लॉ लगाओ, रिवर्सल लॉ सबसे लास्ट वाला आएगा किसमें, पहले आएगा, क्या होगा, रिवर्सल लॉ कैसा लगता है, रिवर्सल लॉ कैसा लगता है? ए बी ट्रांसपोज फिर इनटू बी नहीं नहीं ट्रांसपोज। नहीं 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 नहीं, ए बी ट्रांसपोज नहीं, गलत। यहाँ पे ये बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी ऐसे होता है बच्चे, ये ए बी कुछ अलग तो से सर एक फिर चीज नहीं। बी ट्रांसपोज देन ए हाँ, ट्रांसपोज फिर बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज, ठीक है, ए ट्रांसपोज, और फिर क्या करोगे, बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यही हुआ भाई। आखिरी क्या है, पहले ये लिया बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज, और इसको जब खोलोगे तो बी ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज है, तो ये कितना आ गया, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू बी। यस, अब ये Yes. बताओ ये क्या है, अब ये बताओ मुझे, ए ट्रांसपोज को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए ट्रांसपोज को क्या लिखूं, फटाफट बताओ। सर ए ए ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में भैया, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए है, ए ट्रांसपोज की जगह मैंने लिखा है ए इंटू बी। ये क्या था मेरा, सी ट्रांसपोज। ध्यान से देखो ये क्या है मेरा, ध्यान से देखो ये चीज क्या बन रही है, सी तो है ये, ऐसा नो, तो सी ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, सी के बराबर। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये वाला आप चेक करना, इसमें एक ये भी मैं चेक करके दिखा देता हूँ, डी ये और चेक कर लेते हैं, बाकी आप चेक करना। ठीक है, ये दोनों तो है करेक्ट है। क्या बोल रहा है ये, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान से देखो, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा। इस मैट्रिक्स को मैं ले लेता हूँ, डी ले लेता हूँ, क्या दिया हुआ है, बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी, सेम ही है ये, बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी, इसको मैंने मान लिया डी मैट्रिक्स। ये बोल रहा है स्क्यू सिमेट्रिक होगा, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो इसका ट्रांसपोज इसके माइनस के बराबर होना चाहिए, ये चीज गिवन है मेरे को। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेते, पता चल जाएगा। इसका ट्रांसपोज किया
तो क्या हो जाएगा ये, वो फिर वही बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी और इसका ट्रांसपोज, तो ये हो गया बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये कितना है आपका बी ट्रांसपोज का बी ट्रांसपोज ही रहेगा, ए ट्रांसपोज की जगह पे माइनस ए, ठीक है, और यहाँ पे क्या रखेंगे बी, माइनस बाहर ले जाओ, क्या आ गया बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी, ये किसके बराबर हो गया डी के बराबर और माइनस साइन, तो डी ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया माइनस डी के बराबर। इसका मतलब ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है, क्या है ये स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर, यस और नो, क्लियर है, सर। ठीक है। अब एक बारी टाइप्स देख लेते हैं हम, टाइप्स में देख लेते हैं Yes, कौन कौन से टाइप्स के मैट्रिक्स और होते हैं, फिर उसके बाद डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों टाइप्स में क्या क्या जरूरी होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये कौन सा मैट्रिक्स होता है, अगर आप ए इंटू ए ट्रांसपोज करो, ये सब ध्यान से समझ लेना, ए इंटू ए ट्रांसपोज करो और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो ऑर्थोगोनल होता है, ठीक है। तो कौन सा मैट्रिक्स होता है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। अच्छा ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्या रहेगा, आपको क्वेश्चन में बताया रहा होगा, जब भी कोई क्वेश्चन करोगे इसमें बोलेगा मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या है, मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या कहता है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स आपकी सिंपल सी एक बात कहता है कि आपका जो ए इंटू ए होगा यानी ए स्क्वायर, अगर वो ए के बराबर आ जाए तो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। अगर ए स्क्वायर ए के बराबर आ जाए तो वो क्या कहलाएगा आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। पिछला वाला क्या था ऑर्थोगोनल, ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर था, वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। क्वेश्चन में दिया होगा भैया ये क्वेश्चन है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है आपका, तो इसका मतलब ए स्क्वायर ए के बराबर है, ठीक है। इनवोलेटरी मैट्रिक्स, अगर ए स्क्वायर आई के बराबर हो जाए, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो इनवोलेटरी मैट्रिक्स होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में टर्म आ जाएगी, मैट्रिक्स इज इनवोलेटरी मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ए स्क्वायर आई के बराबर है, ये आपको पता होना चाहिए। दो और है इसके बाद, पीरियोडिक और निलपोटेंट मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या कहता है, अभी अभी जस्ट आपने देखा इस ए स्क्वायर ए के बराबर होता है तो आइडम्पोटेंट बोलते हैं हम, ठीक है। ए स्क्वायर ए के बराबर है तो आइडम्पोटेंट है। एक क्वेश्चन मन में ये भी आता है कि अगर ए से ज्यादा वाली चीज है, ए से ज्यादा वाली, सपोज ए क्यूब ए के बराबर हो, ए की पावर 4 ए के बराबर हो, ए की पावर 5 ए के बराबर हो, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है। अगर कोई भी मैट्रिक्स इस फॉर्म में है, ए के की पावर के प्लस 1, ए के की पावर प्लस 1, ठीक है, जहां पर के क्या है आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 0 भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए के बराबर होगा। तो एक जब ए स्क्वायर ए के बराबर होता है उसको तो आइडम्पोटेंट बोल देते हैं, ए के बराबर है उसका कोई मतलब नहीं है, तो उससे ज्यादा ए की पावर 3 अगर ए के बराबर है तो पीरियोडिक मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड होता है के, कितना आपने प्लस किया 2 + 1 किया ना, तो इसका पीरियड होगा 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं A66 तो आप बोलोगी ये है ए के बराबर, बोल दूं मैं ये, तो ये क्या है पीरियोडिक मैट्रिक्स है जहां पर इसका पीरियड कितना है 65। क्लियर, पीरियड कितना है 65। क्लियर, मैं बोल दूं ए की पावर 5 ए के बराबर है तो ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है विद पीरियड 4। सर पीरियड क्या है, ये के, ठीक है, पीरियड क्या है के है, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का तरीका है क्या है, के इज सेड टू बी द पीरियड। किस फॉर्म में लिखते हैं हम इसको, ए के की के प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो 65 को कैसे लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे ना, 66 को 65 + 1 इज इक्वल्स टू ए के बराबर है, तो पीरियड कितना है इसका के पीरियड होता है, ठीक है। क्लियर है। अब आते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स में, ये तो बहुत ही इजी है बच्चों। अगर कोई भी, अभी तक हमने देखा था कि ए स्क्वायर अगर आई के बराबर हो जाए, ए स्क्वायर अगर मेरा आई के बराबर हो जाए तो क्या बोलते थे हमसे, इनवोलेटरी मैट्रिक्स बोलते थे, यस और नो, है ना। अब ये दोनों का आपको एक तो देखो आइडम्पोटेंट, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर ए के बराबर हो जाए तो आइडम्पोटेंट, और इससे ज्यादा कुछ भी हो जाए
ए स्क्वायर ए क्यूब ए के बराबर, ए 66 ए के मैट्रिक्स। बराबर। तो ये क्या हो जाता था आपका, क्या हो जाता, पीरियोडिक। सिमिलरली इनवॉलेटरी बोलते थे हम, इनवॉलेटरी बोलते थे, इनवॉलेटरी में बोलते थे ए स्क्वायर अगर आई के बराबर हो जाए तो इनवॉलेटरी, और ए स्क्वायर से ज्यादा कुछ हो जाए तो ए क्यूब आई के बराबर हो जाए, ए 5 आई के बराबर हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मतलब, सॉरी आइडेंटिटी नहीं, नल मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, नल मैट्रिक्स हो जाए। ये जीरो नहीं है, ओ होता है, ओ टाइप का होता है। ठीक है, ए की पावर कितनी भी रखो, अगर मैं कितनी भी पावर रखूँ और वो मेरा नल मैट्रिक्स आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, निल। नाम में ही निल है, नाम में ही निल है तो निल पोटेंट मैट्रिक्स, निल पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर है, जहाँ पे के को क्या बोला जाएगा, उसका इंडेक्स बोला जाएगा, जहाँ पे के क्या होगा उसका इंडेक्स होगा, क्या होगा, इंडेक्स होगा ऑफ निल पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर है, अब आता ही है आपका यहाँ पे बेसिक मैट्रिक्स का कर लिया। अब आ जाते हैं हम डिटर्मिनेंट्स पे। बच्चों डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स में जमीन आसमान का फर्क है। मैट्रिक्स की जब हम बात करते हैं तो हम मैट्रिक्स में बात करते हैं अरेंजमेंट की। कैसा अरेंजमेंट रहता है, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, ये कैसा अरेंजमेंट रहता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ये। ठीक है, बट हम जब डिटर्मिनेंट की बात करते हैं ना बच्चों, तो हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, सिंगल वैल्यू की बात कर रहे हैं। ये दो डंडों के बीच में होता है, कई बच्चे से मॉड से कंफ्यूज होते हैं, मॉड नहीं है, ये दो डंडे हैं जिसके बीच में है। ये ऐसा क्यों है सर, ये डिफाइंड ऐसा है। कई बच्चों को अभी मैं करवाऊंगा तो डिटर्मिनेंट निकालना उनके मन में आएगा, ये ऐसे क्यों निकाला आपने, भैया ये डिफाइंड होता है डिटर्मिनेंट ऐसे। ठीक है, डिफाइंड है ऐसे, जैसे आपको बोलते हैं ना स्क्वायर, तो जब आपको बोलते हैं स्क्वायर तो भैया आप 10 का स्क्वायर बोला तो 10 इंटू 10 ही क्यों करते हो, 10 इंटू 1 क्यों नहीं करते, क्योंकि आप बोलते हो सिर्फ स्क्वायर डिफाइंड ही ऐसे, स्क्वायर का मतलब है डबल बार मल्टीप्लाई करो, क्यूब का मतलब है 3 बार मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही डिटर्मिनेंट का ये मतलब। ठीक है, मैट्रिक्स को जो आप डिफाइंड कर दो, ठीक है, और इसमें आपकी आएगी सिंगल वैल्यू। ठीक है, मैट्रिक्स तो खाली रिप्रेजेंटेशन है रेक्टेंगुलर, यहाँ पे क्या आ जा रही है आपकी सिंगल वैल्यू आ जा रही है। ये रो वाला कॉलम वाला हिसाब तो हमें पहले ही पता है, ये रो 1 होती है, ये रो 2 होती है इसमें भी, और रो 3 होती है, ये कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3, ये कॉन्सेप्ट तो हमें पता ही। इसके आगे आते हैं मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है। मैट्रिक्स को 3 तरीके से लिखा, सॉरी डिटर्मिनेंट को 3 तरीके से लिखा जाता है। एक ऐसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट ए, अगर कोई डिटर्मिनेंट ए है तो, एक ऐसे लिख देते हैं मोड जैसे दो डंडों के बीच में, और या तो इसको ऐसे ट्रायंगल टाइप सा भी बना के लिखते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क वाला पॉइंट है, डिटर्मिनेंट में हमेशा रोज और कॉलम बराबर होंगे। ठीक है, मैट्रिक्स में तो आप देखते थे ये बन गया जी स्क्वायर 3/1 का मैट्रिक्स बन गया, 1/3 का मैट्रिक्स बन गया, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये हमेशा आपका क्या रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा रहेगा। ठीक है, रोज और कॉलम हमेशा बराबर रहेंगे, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब मैट्रिक्स के ऑर्डर देख लेते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स है, क्या ये मैट्रिक्स होगा बच्चों, बताओ, अगर मैं इसमें खाली एक टर्म लिखता हूँ, खाली 5, क्या ये सारी आपका डिटर्मिनेंट होगा, बताओ, अगर मैं खाली इसके अंदर 5 लिखता हूँ तो बिल्कुल ये डिटर्मिनेंट होगा। इसमें एक ही टर्म है, एक ही टर्म है सर इसके अंदर, तो ये कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, एक ऑर्डर का। ठीक है, ये कितने ऑर्डर का है, यहाँ पे एक ही रो और एक ही कॉलम थी, ये आपका हो गया एक वाला। ठीक है, एक रो एक कॉलम, ये आपकी 2 रो 2 कॉलम वाला हो गया, तो 2 ऑर्डर का हो गया, ये 3, तो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, अब ये ध्यान रखो कि सिंगल डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। भाई सिंगल डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना बहुत इजी है, कैसे निकालोगे सिंगल डिटर्मिनेंट की वैल्यू, सिंगल डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सी बात है, क्या होगी, अगर मैं बोलता हूँ एक ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, इसके अंदर एक ए है, तो इसका आंसर क्या होगा ए। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ इसके अंदर 4 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा 4। ठीक है, ये एक डिटर्मिनेंट मैंने आपको दिया हुआ है, सपोज मैं बोलता हूँ डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसके अंदर 6 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 6 ही होगा। एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है मैंने बी, ठीक है, ये एक 1/1 का ही डिटर्मिनेंट है, इसके अंदर -3 है, तो ये मॉड नहीं है जो इसको +3 लिख देना, ऐसा मत कर देना, ये क्या होगा -3, इसका आंसर होगा, 1/1 का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, 1/1 का डिटर्मिनेंट है। अब 2 वाले डिटर्मिनेंट का देख लेते कैसे आता है। सपोज ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है,
ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो इस तरीके के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं? बहुत सिंपल है। इसका आंसर कैसे निकालते हैं? माइनस बी सी। हाँ, इस तरीके के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, ए डी माइनस बी सी। ए डी माइनस बी सी करोगे, आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, ऐसा नो क्लियर है? ये मैंने आपके नोट्स में भी डाल दिया है ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, एक सिंगल डिटर्मिनेंट है तो उसका आंसर ये होगा और 2 का ये ऐसा होगा। ठीक है, अब फटाफट से क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। आओ क्वेश्चन पे, इसका आंसर बताओ कैसे निकालोगे? बहुत इजी है, बता दो इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर? सर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो और आपस में क्या करना है? माइनस करना है। ये रखा 6 इंटू क्या, ये 1 मिनट छुप के, 6 इंटू माइनस 2, 6 इंटू माइनस 2 माइनस 3 इंटू 7। ये ध्यान से देखो क्या था, ये A11 A12 A21 A22, तो क्या होता है A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21, ये होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसमें से क्या माइनस करोगे? ये माइनस करोगे, तो क्या आंसर आया? -12 प्लस 21 दैट इज 9। ठीक है, क्लियर है? आगे समझ में? इस वाले मैट्रिक्स का आंसर बताओ क्या, इस वाले डिटर्मिनेंट का आंसर बताओ क्या होगा? कैसे निकालेंगे इसको? फटाफट देखो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? क्या मल्टीप्लाई करूं? किसको किसको किससे मल्टीप्लाई करूं? x² प्लस x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं बच्चों? सर x माइनस 1 से। x माइनस 1, वेरी गुड। फिर क्या साइन लगेगा मेरा? माइनस का। अब किसको मल्टीप्लाई करूंगा? x प्लस 1 को इसके साथ। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? फटाफट बताओ क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप? फटाफट बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? नहीं, यहाँ पे गलत होगा बच्चों, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम यहाँ पे। क्यों मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? ये फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से देखो। किसका फॉर्मूला होता है ये? एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब का फॉर्मूला होता है। और ये किसका फॉर्मूला है आपका? एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, सॉल्व कर दो अब इसको। क्या आया ये? एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1, तो एक्स क्यूब से तो माइनस एक्स क्यूब कट गया, आंसर कितना आया? -2। क्लियर है? क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और एक्सपेंशन देखते हैं। ये तो 2 वाला एक्सपेंशन हो गया, उस पे उसके पे बेसिस पे 2 क्वेश्चंस भी हमने कर ली। अब देखते हैं हम अगर 3 का एक्सपेंशन है तो वो कैसे करेंगे, उसका स्टेप देख लेना। ये है A11 A12 A13। ठीक है, 1 मिनट यहाँ पे लिखा ही हुआ, चलो एक्सपेंशन देख लो, थोड़ा ऊपर ही कर देते हैं। तो ये आपका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम लिख देना है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम ये लिख दिया मैंने डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। अब क्या करूंगा? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम था तो पूरी फर्स्ट रो हटा लो और पूरा फर्स्ट कॉलम हटा लो। क्या बचा आपके पास? A22 A23 A32 A33, वो डिटर्मिनेंट बना के लिख दो। जी सर। नेक्स्ट क्या साइन आएगा? माइनस का साइन आएगा। कई बच्चे पूछते हैं सर यहाँ पे माइनस को लगाया प्लस को नहीं लगा। इसी तरीके से डिफाइंड है आपका क्या है मैट्रिक्स, इसी तरीके से डिफाइंड है। क्या लिखोगे आप? अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का आप एलिमेंट लिखोगे A12। ठीक है, A12। अब A12 को देखो, A12 को क्या देखने के लिए क्या करोगे आप? भैया मैंने क्या लिया? A12, तो पूरी फर्स्ट रो उड़ेगी और सेकंड कॉलम उड़ेगा। ठीक है, 1 2 था ना, 1 मतलब 1 इंटू 2, ये रो है ये कॉलम है। सर एक बार तो पीछे वाली स्क्रीन दिखाओ। क्या पीछे दिखाऊं? पीछे वाली स्क्रीन कौन सी पीछे वाली? जिस पे क्वेश्चन लिखा।
ये हाँ, एक्स प्लस एक्स, यस सर, बस हो गया, हटा लो। ठीक है, समझ में आया ये क्या करना है इसमें? इसमें A12 लिखा मैंने और यहाँ से फर्स्ट रो कटी और सेकंड कॉलम कट गया, तो क्या बचा मेरे पास? A21, A31 और यहाँ पे क्या बचेगा बताओ? A23 और A33। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या साइन चलेगा? नेक्स्ट साइन कैसे चल रहा है? माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेटिवली। अब साइन लगाऊंगा प्लस का, क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा मैं? A13, क्या लिखूंगा? A13, ये लिख दिया मैंने A13। और अब क्या चढ़ेगा? ये फर्स्ट रो कटी और थर्ड कॉलम कटा। A21, A31, A22, A32। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? 3x3 के ऑर्डर का हम क्या निकालते हैं? मैट्रिक्स सॉल्व करके निकालते हैं, सॉरी डिटर्मिनेंट सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं 3x3 के डिटर्मिनेंट की। ठीक है, क्लियर है? ये तरीका होता है। आओ फटाफट एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं इस पे। तो अब आपको ना क्या होना चाहिए, इसकी इतनी प्रैक्टिस करो कि हमें ये स्टेप करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, सिंपल सा सबसे पहले क्या लिखूंगा? 3 लिख दिया जी। क्या बचा मेरे पास? 2300, 2 यस 0 सर। 3 0, हाँ, तो इसको मल्टीप्लाई किया 0 आया, इसको मल्टीप्लाई किया 0 आया, तो क्या बचा आपके पास? पूरी 0 हो जाएगी। 0। ठीक है, माइनस दूसरा क्या लिखोगे अब? दूसरा क्या लिखोगे? 11। 11, तो लिख दो 11। लिखा मैंने 11, क्या आएगा ब्रैकेट में? सर 5 0 0 इंटू ही आएगा जीरो, पूरा। 5 इंटू 0 और 10 इंटू 0, 0। ठीक है, तीसरा क्या लिखूंगा? प्लस। ठीक है, तीसरा क्या लिखूंगा? प्लस। प्लस में क्या आएगा? यहाँ पे क्या दिया हुआ? -1 दिया हुआ सर है। कुछ क्या दिया 0 हो हुआ? जाएगी, पूरा आंसर -1 0 आ दिया। जाएगा। नहीं, 0 कहाँ से होगा? ये -1 दिया हुआ है। होगा -1, -3 आ रहा है 5 3 आंसर। 15। हाँ, कितना आया? निकाल भी लिया एक बच्चे ने, वेरी गुड। कितना आ रहा है आंसर? -3। -3 नहीं आ रहा, ध्यान से नो देखो। सर, वो आ रहा है 5 -5। 3 15 और ये 10 इसमें से जाएगा, 15 और ये गया इसमें से 20 जाएगा, सॉरी। ठीक है, 5 3 15, 15 माइनस 20 कितना आया? ये तो 0 हो गया, माइनस, और 5 हो ये गया कितना पूरा। है? -5। क्लियर है? समझ में आया कैसे निकाला? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको इवैल्यूएट करके बताओ फटाफट। क्या लिखूं यहाँ पे? 2 ब्रैकेट में, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 1, यस यही जाएगा। इसके अलावा लिख दो 4 माइनस 3, -4 लिखा आपने। फटाफट चीजों को देखना चालू करो। 4 लिखा, 4 को छोड़कर क्या बच रहा है? 4 जिस रो में है वो जाएगी और वो कॉलम जाएगा। 1032, 2 माइनस 0, ऐसा ना? सब 4 बच जाएगा आंसर। 6। हाँ, देख लेते हैं क्या बचा। 1 माइनस 0। ठीक है, तो ये कितना आया? 4 आएगा आंसर। 0 आ रहा है। क्या हो गया आंसर? 0 नहीं हो गया? 4 कहाँ से आया? 0 4 होएगा सर, 4। कहाँ से 4 हो गया बेटा? 6 + 2 8 और -4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8। 8 -8 0। ठीक है, 0 आ गया आंसर। क्लियर है? यस और नो? बना लिया क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है प्रूफ करो ये इसके बराबर है। ये तो कुछ भी नहीं है, इसको सॉल्व करोगे ऑटोमेटिकली, इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा आपका, है ना? इसका आंसर निकालोगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बस इसको ऐसे लिखना है। इसको ऐसे लिख लेना और सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक IIT का क्वेश्चन बनाते हैं। 1981 का है, पुराना है बट इजी है, ध्यान से देखो। क्या बोल रहा है? P इंटू लैमडा 4 इन प्लस Q इंटू लैमडा क्यूब प्लस R इंटू लैमडा स्क्वायर प्लस S इंटू लैमडा प्लस T इसके बराबर है। किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो किसकी वैल्यू फाइंड करो? T की वैल्यू फाइंड करो। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ T। T की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करोगे बच्चों, बताओ कैसे, क्या अप्रोच रहेगी?
कैसे करें? सर दूसरा हल के सर डिटरमिनेंट लिख देंगे सर, दोनों को इक्वल कर देंगे सर, वो माइनस हो जाएगा। बट खुद आप एक बात बताओ, आईआईटी के क्वेश्चन में इतना टाइम रहता है कि उसको सॉल्व करोगे, वहां पे फिर आंसर डालोगे और फिर इक्वल करोगे, काटा पीटी करोगे? नहीं, आपको चीज क्या देखनी है? आपको देखना है मुझे पूछा क्या है। मुझे पूछा है बच्चों कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट मतलब टी मुझे पूछा है, तो मेरे लिए ये तो कुछ वैल्यू का नहीं है ना, ये कुछ वैल्यू का नहीं है। तो इस क्वेश्चन में क्या करूंगा मैं, लैम्डा को 0 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? लैम्डा को 0। अगर मैं लैम्डा को 0 क्यों लिया? क्योंकि ये फिर सब कुछ 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 0 + t। -4। और ये मैट्रिक्स देखो, ये लैम्डा का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, ये भी 0 हो गया है। ये सॉरी डिटर्मिनेंट बनाओ, 0 -1 3, यही बना। 0 + 1 1। सर आपने 0 क्यों लिया इसको? क्यों लिया बच्चे? आप सिंपल सा एक बात बताओ, टी निकालना है ना मुझे, तो 0 तो लेंगे ही ना। एक सिंपल सी बात बताओ, लैम्डा को कुछ भी ले लो ना, ये वाली चीज इसके बराबर है, ये वाली चीज इसके बराबर है। इसको सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा आपके वो इसके बराबर होगा ना। ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे, वो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? लैम्डा को 0 क्यों ना लें हम? एक सिंपल सी बात बताओ, हमें अपना क्वेश्चन बनाना है ना, हमें तो टी चाहिए। तो लैम्डा को मैं कुछ भी लूं, मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे आप इक्वेशन में कुछ भी डालते हो, आपकी बन जाती है ना इक्वेशन, यस और नो, प्रूफ करते हो ना इक्वेशन के लिए। अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ x-2 = 2, तो क्या करोगे आप? अगर आप ऐसे x करते हो ना प्लस इक्वेशन, इधर दे देंगे तो या यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कुछ इक्वेशन बना के दे रहा हूँ, तो फिर आप लगते हो ना चीजों को। बस वही रख रहा हूँ मैं चीजों को, ताकि मेरा कांस्टेंट आ जाए। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ x-2 + t = 4, तो आप t कैसे निकालोगे? अगर आप बोलोगे x की जो जो वैल्यू रहेगी, t की वैल्यू वैसे वैसे बदलती रहेगी, t की वैल्यू वैसे वैसे बदलती रहेगी। या इसको सिंपल ले लो, x + t = 4 ले लो, ठीक है। अब आप बोलोगे t क्या आएगा? t तो सर 4 - x आएगा। 4 - x, x को मैं 0 ले लूँ, वैलिड होगा। x को कुछ भी लूँ, t की वैल्यू बदलती रहेगी कि नहीं बदलती रहेगी? अपने को t चाहिए बच्चों। सिंपल सी बात ये देखो, हमें आंसर पे आना है, t निकालना है। तो लैम्डा को हमने इसलिए क्या लिया? 0 इसलिए लिया ताकि ये 0 हो जाए, मेरा यहाँ पे t बच गया, तो ये 0 + t हो गया। यहाँ पे रखो चीजों को, लैम्डा की जगह 0 रखा तो ये कितना आया? 0 -1 3 1 2 -4 -3 -3 4 0 0। इसको सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या आएगा? 18 आ रहा है। कितना आ रहा है? 18। देखो सॉल्व भी कर लिया एक बच्चे ने। पहला वाला तो 0 ही हो जाएगा, दूसरा साइन लगाया माइनस, फिर -1 है, ध्यान रखना, ठीक है, ब्रैकेट में। अब क्या बचा? -1 को छोड़ के देखो क्या बचा? 1 × 0 0 -4 × -3 कितना हो जाएगा? -12। -12 हाँ, आगे क्या लिखूं? -12 के आगे क्या लिखूं बताओ? +3 सर, ये माइनस कितना हो गया? 12 0 और -12, ठीक है, क्योंकि वो +12 हो गया। आगे क्या लिखूंगा? +3 +3 इंटू 4 और ये कितना हो 4 गया? -+6। +6 ये कितना हो गया? -12 माइनस और ये कितना हो गया? सर, ये सर 20 30 30 30 ठीक है, ये कितना आया? 12 18 आएगा। ये नहीं, तो प्लस था, बाहर +1 था, ठीक है, माइनस सर +1 था, प्लस हो जाएगा 12 तो। सर -12 18 +13। क्लियर है? समझ में आया? अगर इसमें से आपसे पूछ लेता PQR, तो हम फिर लैम्डा को 0 नहीं लेते, ठीक है। P कुछ भी पूछ लेता, यस सर। PQRS कुछ भी पूछ लेता, फिर लैम्डा को, उसने कांस्टेंट पूछा इसलिए। अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका, माइनर और कोफैक्टर का। इसका आता है माइनर और कोफैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। तो ये आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। माइनर निकालने का तरीका बहुत ईजी है। अगर इसका माइनर पूछा जाता है बच्चों एलिमेंट का, माइनर क्या पूछा जाता है? एलिमेंट का। तो माइनर ऐसे पूछेगा, माइनर ऑफ A11, इसका माइनर बताओ। तो इसका माइनर निकालने का क्या तरीका है? सेम, इसको और इसको छोड़ दो। ये आंसर क्या आया मेरे पास? A22 A32 A23 A33।
तो ये क्या आ गया मेरा बच्चों, माइनर आ गया। इसको सॉल्व करेंगे और अपना माइनर बन जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी ये क्या होगी, आपकी माइनर होगी। समझ में आया माइनर कैसे निकालते हैं? किसी ने पूछा मुझसे भाई माइनर बता दो, किसका माइनर? माइनर बता दो इसका A33 का, माइनर ऑफ A33। इसको ऐसे भी लिखते हैं, माइनर ऑफ 33 ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, माइनर 33। तो मतलब 33 को छोड़ के A12 माइनस A21 और A12। हाँ, A12 A21 अभी आप बता, अभी तो यही बता सकते हो, ये ऐसे लिख दो सर, A11 A12 A21 A22। क्लियर? माइनर आप मुझे बताओ, A22 बताओ, A22। सर A11 A33 माइनस A31 A13। क्या बचा है? A11 A31 A13 और A33, ये आपका माइनर बच गया। ठीक है, ये होता है माइनर का कॉन्सेप्ट। इसके बाद आता है बच्चों, माइनर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसके बाद आता है कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, माइनर के बाद रहता है आपका कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट। कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर समझ लो, हम आई कोफैक्टर प्लस करते हैं, अगर ऑड आता है तो नेगेटिव हो जाता है और इवन आता है तो पॉजिटिव। -1 की पावर मैट्रिक्स ऑर्डर पर डिपेंड है। हाँ, -1 की पावर I प्लस जे इंटू माइनर आई जे। अभी आपने माइनर निकाला था पीछे, यहाँ पे माइनर निकाला आपने, A11 का माइनर निकाला था, माइनर तो का 1 लग जाता है। तो इसके आगे क्या होगा, -1, और ये 1 है तो ये पावर इसमें पावर में जुड़ जाता है, I प्लस जे हो जाता है पावर में। तो -1 की पावर कितना होगी, 2। ये कोफैक्टर निकाल रहे हैं हम, ठीक है, कोफैक्टर 1 तो ये माइनर 1 इंटू -1 की पावर 2, तो ये तो कितना हो गया, 1 इंटू M1। तो सिंपल सी बात है, एक तो आपको समझ में आ गया। कोफैक्टर किसी ने पूछ लिया, बताओ भैया ये 2 क्या होगा कोफैक्टर? तो आप देख रहे हो यहाँ तो पॉजिटिव आ रहा है सम, इन दोनों का सम कितना है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे सीधा आप लिख दो -2 होगा ये। किसी ने पूछ लिया कोफैक्टर 2 3 बता दे भाई, तो ये माइनर क्या होगा, 2 3, बट इसकी पावर क्या है, ऑड है, 2 + 3 5 होता है। तो सिंपल सी बात है, -1 की पावर 5 तो ऑड होगी तो हमें माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात क्लियर है। तो सिंपल सी बात है कि माइनर 1 और क्या होगा 1 3, माइनर 2 2, माइनर 3 1 और माइनर 3 3, ये सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यस और नो? ये तो पॉजिटिव होंगे, और इनके कोफैक्टर भी क्या होंगे, आपके पॉजिटिव ही होंगे। ठीक है, तो कोफैक्टर अगर लिखना हो तो ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कोफैक्टर बराबर हो जाएंगे। बट अगर मैं पूछ लूं भैया कोफैक्टर बता दो किसका, 2 3 का, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनर ऑफ 2 3, और यहाँ पे क्या लगा दोगे, नेगेटिव साइन, क्योंकि 2 और 3 क्लियर। क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं इसके कैसे। एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, भैया माइनर बताओ 2 1, माइनर बताओ 2 1, बता दो 2 1 क्या होगा, 2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचा, 0 1 3 9 0 -3, दैट इज -3। M32 बताओ फटाफट, आप लोग बताओ क्या होगा, M32 5 -3 है सर। -5 क्या होगा, M32 भैया ये मैंने कर दिया, 1 2 3 1 -5। ठीक है। अब इसी के कोफैक्टर पूछ लेता आपसे, बोल देता कोफैक्टर 2 1 बताओ, तो 2 और 1 मिला के क्या बना, ऑड बना, माइनस का -3, माइनस प्लस 3 होगा, ये भी ऑड हो सर गया। इसका 5 सर 5। क्लियर है, माइनर निकालना समझ गए। ठीक है, समझ गए, कोफैक्टर भी निकल गया, माइनस भी निकल गया। फाइंड द माइनर एंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, और प्रैक्टिस कर लो। -3 का पूछ रहा आपसे,
माइनर एंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स पूछा है यहाँ पे, ठीक है। आपको एलिमेंट के बारे में नहीं बताया। -3 कहाँ पर है, तो सबसे पहले इसका मतलब A12 हाँ, तो बता दो इसके हिसाब से क्या होगा। माइनर ऑफ 3, माइनर ऑफ -3 क्या होगा, माइनस 33 ऑफ आ माइनस। जाएगा। हाँ, तो ये आपने यहाँ पे ये कैंसिल किया, क्या आया 4 - 1 5 7। अब ये बार बार लिखने की भी जरूरत नहीं। 7 4 28 -5 यानी 33। 32 इसका कोफैक्टर कितना होगा, कोफैक्टर 33 ऑफ -3 क्या होगा, ये माइनस माइनस सॉरी 33 -33, क्योंकि ये कहाँ पर है आपकी पोजीशन देखो, क्या है 1 2 1 2, कौन सा ये फर्स्ट टू सेकंड कॉलम में है। फर्स्ट टू सेकंड कॉलम मतलब ये ऑड बना रहा है, ठीक है। दूसरे दूसरे बताओ, 5 का बताओ फटाफट। 5 माइनर ऑफ 5, मैं सर ये इसको लाइन उल्टा, हटा दो सर, नहीं दिख रही। हाँ आप देख के बताओ माइनर ऑफ 5। सर 12 8 सर 9 9 8 सर कहाँ 8 से आएगा आया, सर। नहीं 8 नहीं आएगा भाई, ये 5 है, 5 कटाइए, 2 - 1 -3 6। सर 8 8 कहाँ से आ रहा है बच्चे, 6 × 2 12, ठीक है। -1 × -3 कितना हो गया 3, सर 9 आया ना। 9 इसका कोफैक्टर कितना होगा, को फैक्टर सर वो 2 -9 होगा, क्या होगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम है, सेकंड रो -9 थर्ड कॉलम सर माइनस, -9 माइनस ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब खाली इसका बता दो लास्ट 7, ये बताओ 7 का नहीं, 7 तो इजी है। इसका बताओ -1 का, ये करा भी नहीं। माइनर बताओ -1 का कोफैक्टर -1, सर -15 माइनर हाँ -15 क्या है ये, -15 × 0 और सर को -0। 15 हो जाएगा। नहीं -15 नहीं रहेगा सर। 3 और 1 पॉजिटिव है ना, वो पॉजिटिव में कोई साइन नहीं बदलता, क्या हो जाएगा कोफैक्टर, -15 ठीक है। क्लियर है, आप दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। फाइंड द माइनर एंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। अच्छा ये आप बोल बच्चों, ये थोड़ा बदल गया है क्वेश्चन। हाँ अभी ये तो क्या होगा सर, ये तो धोखेबाजी सी दिख रही है कुछ, ये तो 2 × 2 मैट्रिक्स हो गया। बताओ जी, माइनर पूछ रहा है आपसे, माइनर पूछ रहा है, ये तो बहुत इजी है वैसे। माइनर एंड फैक्टर, सर हम -27 माइनर M11 का माइनर बताओ। और सॉरी सर डेटरमिनेंट निकल दिया। M1 सर -5 M12 का सिंगल हो 6 गया -5, M2 का 6, M12 का सर 6 M21 का 2 1 M21 का 2 बचा। और सर M22 का बाकी 3। बाकियों को भी समझ में आया, ये तो बहुत सिंपल है, यस सर ठीक है। क्या बचा इसका 3, कोफैक्टर भी बता दो। सर -5 -6 और -2 और 3। -2 क्योंकि ये ऑड है, माइनस हो गया, ये इवन है तो जो है वही रहेगा, जो है वही रहेगा। तो जब इवन होता है तो वही रहता है, ऑड होता है तो बदल जाता है। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अब दूसरा है, क्या है, लेट डिटर्मिनेंट दिया हुआ है आपको x 5 3 -2 4 y -3 2 7, बोल रहा है क्या दिया हुआ है, कोफैक्टर 8 दिया हुआ है, 3 1 और 3 1 एलिमेंट का, कोफैक्टर 3 2 का -14 दिया हुआ है। बोल रहा है x और y की वैल्यू बदला दो, x और y की वैल्यू बदला दो, क्या होगी, क्या होगी x और y की वैल्यू। C31 कितना दिया हुआ है मुझे, कोफैक्टर दिया हुआ है 8, सर 5y -12 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। वेरी गुड। कोफैक्टर 3 1 का, तो ध्यान से आपको देखना है, अगर 3 1 का कोफैक्टर ये है तो 3 1, तो ये क्या है, इसका माइनर क्या होगा, सेम ही माइनर भी होगा, -3 सेम 1 का भी 8 पावर ही होगा, पॉजिटिव आ जाएंगे।
माइनर क्या है इसका 5y माइनस 12, अगर निकालोगे तो क्या आएगा 5y माइनस 12, minus 12 is equal to 8. पहली चीज। y is equal to 4. ठीक है, दूसरी चीज और सर xy minus 6 अरे एक बच्चा कैलकुलेशन में क्यों गलती कर रहे हो भाई, y इज इक्वल टू 2 कहाँ से आया, ये माइनस 12 उधर जाके 4 आएगा प्लस सर। में 4 है, तो फिर सर y की वैल्यू 4 आ जाएगी। दूसरा वाला 6C32 ये क्या दिया हुआ है, xy हो जाएगा xy नहीं प्लस नहीं ये -14 दिया हुआ है। अच्छा C32 किसके बराबर होगा, क्या ये माइनस के बराबर होगा या प्लस के बराबर होगा, -2 आएगा x की वैल्यू। -32 के बराबर होगा, यही होगा, ऐसा नो। यस सर। अब आपको ये वैल्यू दी हुई है, ध्यान रखना C32 ये कितनी दी हुई है -14, ये आपको निकालनी है। M32 बताओ, M3 और ये 2 सर क्या है, xy प्लस 6 x बराबर -5 आया सर। सर x की सर XY प्लस -5 आएगी। यही होगा, ये कट गया यहाँ से, 4x सर और y की वैल्यू पुट कर देंगे। 4 रख दिया आपने, तो क्या है आपका 4x सर 2 आ plus रहा है 6 is equal to 4. x की वैल्यू 2 है। x2y 4। क्लियर है क्वेश्चन, क्लियर है, यस सर। यस सर। ठीक है। और देखते हैं और क्या पॉइंट है इसमें। अच्छा इजी कैलकुलेशन के लिए आपको देखना है, ये ऑल्टरनेटिवली चल रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और कैसे देख सकते हो इसको, एक तरीका तो ये है याद करने का, और तरीका क्या है, ये आपका x जो बन रहा है ये यहाँ पे प्लस है, बाकी सब y माइनस है, पॉजिटिव। ठीक है। यहाँ पे ये प्लस है आपका, सर बाकी ये इससे क्या क्या, देखो बच्चे ये आपको सीधा ना चीजें पता होनी चाहिए, जब आप बड़े बड़े क्वेश्चंस बनाओगे तो इतना ध्यान में नहीं, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं A33 की बात कर रहा हूँ तो वो प्लस में है भाई, ठीक है। मैं A31 की बात कर रहा हूँ तो वो प्लस में, मैं A23 की बात कर रहा हूँ तो वो क्या है नेगेटिव है, ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए बनाया है ये आपको, ताकि जब आप क्वेश्चंस वगैरह बनाओ तो उसमें ये काम आ जाए, ठीक है। 3x3 का जब ऑर्डर डिटरमिनेंट सॉल्व करो तो ये चीजें टाइम ना लगे आपको, सर एक बार ठीक है। वापस बता दो, वो बीच में आवाज नहीं। ये चीज, हाँ अरे भाई क्या नहीं समझ में, एक बात बताओ, अभी अभी तो आपने देखा क्या था, कोफैक्टर में क्या होता है, कोफैक्टर आपने खुद ने देखा साइन ना चेंज भाई, होता है। माइनर अगर 1 1 है तो इसका कोफैक्टर क्या होगा 1 1 ही होगा, कोफैक्टर 1 1 ही होगा। कोफैक्टर 1 2 कितना होगा, जितना माइनर 1 2 है उसका नेगेटिव 2, क्योंकि ये तो ऑड बन रहा है, ये क्या हो गया माइनस, ठीक है। आप बताओ कोफैक्टर 1 3 कितना होगा, ये पॉजिटिव है तो ये माइनर 1 3 के बराबर होगा, यहाँ पे साइन पॉजिटिव आ गया। तो एक चीज आपको यहाँ पे दिख रही है, क्या दिख रही है, ऑल्टरनेटिव, जब हमने पूरा बनाया 3x3 का तो क्या देख रहे हैं, ऑल्टरनेटिव साइन चल रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोफैक्टर कौन कौन से पॉजिटिव है, 1 1 पॉजिटिव है, 1 3 पॉजिटिव है, 2 2 पॉजिटिव है, 3 1 पॉजिटिव है और 3 3 पॉजिटिव है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे आपके कोफैक्टर Yes, sir. पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 पॉइंट पे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। क्लियर है, 9 पॉइंट होते हैं, उसमें से 5 पे पॉजिटिव है, 4 पे नेगेटिव है, ठीक है। तो ये इजी कैलकुलेशन के लिए रहता है, फटाफट हो जाता है आदमी को, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें फिर हम देखेंगे, ये चीज नहीं करने बैठेंगे कि यहाँ पे कोफैक्टर मेरा 1 3 है तो मैं सीधा क्या लिख दूंगा, सीधा माइनर फैक्टर का जो भी होगा वो सीधा लिख दूंगा, ये साइन की सोचने की हमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि क्या साइन आएगा, ठीक है। क्लियरली हमें पता होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कोफैक्टर 3 3 की तो वो पॉजिटिव ही, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ कोफैक्टर 2 3 की तो नेगेटिव पहले ही लगा के चलूंगा, क्लियर है, समझ में आ गया। अब आते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लो, ठीक है। इसके बाद ज्यादा कुछ है नहीं बचा आपका, ये लास्ट ही पॉइंट है, ठीक है। लास्ट ही पॉइंट समझाने वाला, ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, ठीक है। क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है ये आपको, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट्स इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर्स, एक्सपेंशन करना है इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर, एक बार मैं समझा देता हूँ आपको,
अगर हमने जो डिटर्मिनेंट में स्टार्टिंग में किया था वहीं से इसको कॉपी करते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर पड़ जाए। ये अब आपने एक चीज ध्यान से देखी होगी। सर क्या ध्यान से देखा हमने? देखा आपने कुछ याद करो, क्या ध्यान से देखा? ये मैंने बताया था 3/3 का डिटर्मिनेंट इस तरीके से निकालेंगे, 3/3 का डिटर्मिनेंट इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो ध्यान से? सर ये A11 है, ठीक है। ये क्या चीज है? इसको ध्यान से देखो, ये क्या चीज है? अगर मैं कोफैक्टर ऑफ 1 1 पूछूं आपसे, मैं पूछ लो भैया कोफैक्टर ऑफ 1 1 क्या होगा, आप बोलोगे माइनर ऑफ 1 1। माइनर ऑफ 1 1 क्या होगा? माइनर ऑफ 1 1 होगा, इसको ध्यान से देख के बताओ माइनर ऑफ 1 1 क्या होगा? कहाँ गया माइनर ऑफ 1 1? क्या होगा? A22 A33 A23 A33। तो ये क्या हो गया इधर? कोफैक्टर। ये हम डिटर्मिनेंट्स और कोफैक्टर के बीच में बता रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा ये कोफैक्टर हो गया, ठीक है। अब A12 को देखो, मैंने A12 लिखा था, ये क्या चीज है? सर ये तो माइनर हो गया। किसका माइनर हो गया? ये तो माइनर है बट नेगेटिव माइनर है। अगर हम देखें तो ये नेगेटिव माइनर है 1 2 का। यही है ना, ये नेगेटिव माइनर बन रहा है, ऐसा ना? नेगेटिव माइनर नहीं बन रहा है ये। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, चीजों को ध्यान से नोटिस करना है। स्टार्ट करो आप। A21 A31 A23 A33 तो ये तो नेगेटिव सर माइनर है 1 2 का। नेगेटिव माइनर है 1 2 का, वेरी गुड। नेगेटिव माइनर अगर ये 1 2 का है तो इसकी जगह पे मैं क्या बोलूंगा? नेगेटिव माइनर 1 2 का क्या मतलब होता है? कोफैक्टर ऑफ 1 2। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने प्लस कोफैक्टर ऑफ 1 2, ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि नेगेटिव, इसका नेगेटिव साइन ले गया ना मैं, ये इसको पूरे को क्या प्लस हो बोलूंगा? जाएगा। इस पूरे को क्या बोलूंगा? इस पूरे को मैं बोलूंगा कोफैक्टर 1 2, ठीक है। फिर मैंने 1 3 लिखा। ये क्या चीज है मेरा? ये पूरा क्या है बच्चों? इसमें माइनस को, पूरे को नहीं लिखूंगा, ये ध्यान रखना। ये माइनस को मैंने ले लिया, माइनस और ये वाली चीज आपकी कोफैक्टर 1 2 थी, ठीक है। ये चीज क्या हो गई? 1 3 और माइनर 1 3। माइनर 1 3 क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो कोफैक्टर भी इसका पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो रिलेशन क्या बन के निकल रहा है आपका। तो सिंपल है, अगर निकालना है तो अगर कोई क्वेश्चन में दिया हो A11 का इंटू C11 कोफैक्टर, A12 इंटू C12, A13 इंटू C13, C13। अगर ये वैल्यूज दी हुई है तो क्या मैं डिटर्मिनेंट की वैल्यूज अब आराम से निकाल लूंगा? यस और नो? निकाल लूंगा, यस और नो? सेम वे में जिस तरीके से ये यहाँ पे हो रहा है बच्चों, सेम वे में जिस तरीके से ये यहाँ पे हो रहा है, आप सेकंड टर्म के लिए भी लिख सकते हो कि A22, ठीक है, सॉरी A21, पहले A21 आएगा, A21 इंटू कोफैक्टर ऑफ 21 प्लस A22 इंटू कोफैक्टर ऑफ 22, ठीक है, प्लस A23 इंटू कोफैक्टर ऑफ 23, ठीक है। समझ में आया? सिमिलरली थर्ड के लिए भी लिख सकते हो आप, ठीक है, थर्ड के लिए भी लिख सकते हो ओके आप। सर। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया? अब आते हैं बच्चों, इसी में थोड़ी छेड़खानी भी करेंगे। अब ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को कि कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, पहली टर्म को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो वापस से हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। दूसरी टर्म को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप यही बात सोचो कि अगर मैं कोफैक्टर से ना मल्टीप्लाई करूं, मैं थोड़ी शैतानी कर लूं, तो देखते हैं फिर क्या होगा। फिर क्या होगा वो देख लेते हैं। सपोज मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा कुछ और तरीके से। किस तरीके से मल्टीप्लाई करूं बताओ? बताओ किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाए इसको, बताओ। सपोज मैं इसको, ये तो समझ में आ गया ना आपको। अब सपोज मैं इसमें कुछ और मल्टीप्लाई करता हूँ। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, A11 था मेरे पास, दूसरे कलर से लिखता हूँ, ध्यान से देखना। A11 ये था मेरे पास। अभी मैं क्या कर रहा था? इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा था। वो तो मुझे पता चल गया था भाई डिटर्मिनेंट में हम ऐसे निकालते हैं, और ये चीज मैंने पकड़ ली, ये तो सारे कोफैक्टर है, वो तो चीज निकल गई, हमें कोई दिक्कत नहीं। सपोज अब मैं से कोफैक्टर 1 1 से ना मल्टीप्लाई करके मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं किसी और कोफैक्टर से,
इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 1 से, को फैक्टर ऑफ 2 1, तो को फैक्टर ऑफ 2 1 क्या होगा बताओ कोई, समझ रहे हो आप? मैंने क्या किया, ये था A11, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किससे किया, ध्यान से देखो, को फैक्टर A21 के को फैक्टर से। A21 का को फैक्टर क्या होगा, ये होगा A12, A32, A13, A33, यही होगा। तो मैंने क्या किया, A11 को A21 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें जोड़ो अभी, और A12 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, C22 को फैक्टर, फिर मैंने A13 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, C23 के। यानी अगर आप यहाँ पे क्या चीज नोटिस कर रहे हो, मैं तो नोटिस कर चुका हूँ, आप लोगों को नोटिस करा देता हूँ। यानी मैंने क्या किया, यहाँ पे जो ऊपर वाले थे, ऊपर वाले एलिमेंट्स थे, उनको नीचे वाले के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए, उनको नीचे वाले के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, यस और नो, ऊपर वाले एलिमेंट्स को नीचे वाले के कोफैक्टर से। A11 को कोफैक्टर ऑफ 21 से मल्टीप्लाई कर दिए, A12 को A22 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए, A13 को A23 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उससे पहले क्या हो रहा था, उससे पहले वाले केस में जिसमें हमने आंसर निकाला था, उसमें क्या था, A11 था तो उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया था, A12 था तो उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया था, A13 था तो उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया था, और आंसर मेरा आ गया था जो डिटर्मिनेंट का आता है। बट अब मैंने क्या शैतानी करी, A11 को नीचे वाले कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए, A12 को नीचे वाले कोफैक्टर से, A13 को नीचे वाले कोफैक्टर से। इससे भी कर सकता हूँ, इससे भी कर सकता हूँ। जब इस तरीके की चीजें हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा बच्चों, आंसर 0 आएगा। जब आप फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को उसके नीचे वाले से, उसके नीचे जो एलिमेंट्स है उसके कोफैक्टर से, नीचे वाले एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, 0 आएगा। क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज, यस और नो? इसको मैं नेक्स्ट क्लास में फर्दर और एक्सप्लेन करूंगा कि 0 क्यों आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फर्दर एक्सप्लेन करूंगा ये 0 क्यों आता है। अभी के लिए आप इतना कॉन्सेप्ट समझ लो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो तो डिटर्मिनेंट आता है। देखो इसका डिटर्मिनेंट भी निकाला हुआ है, डिटर्मिनेंट निकालोगे तो -6 आएगा। ठीक है, अब आप किसी भी रो को उठा लो और उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो। देखो जहाँ पे यहाँ पे फर्स्ट रो उठाई हुई है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट उसका कोफैक्टर, सेकंड एलिमेंट उसका कोफैक्टर, थर्ड एलिमेंट उसका कोफैक्टर, आंसर आ रहा है -6। मेरे को फर्स्ट रो नहीं उठानी, मैंने सेकंड रो उठा ली। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट उसका कोफैक्टर, सेकंड एलिमेंट सेकंड A22 C22 A23 C23, आंसर -6 आ रहा है। अगर उसी रो के उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो आप, उसी रो के उसी एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर डिटर्मिनेंट आ जाता है। अगर आप उस रो को छोड़ के उसके कोफैक्टर से नहीं बल्कि नीचे वाले किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे, भैया फर्स्ट का फर्स्ट से करते हैं ना सर, नहीं, हमने शैतानी करी, उसके नीचे वाले कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दी, इसी भी भले ही इसके कोफैक्टर या तो इसके कोफैक्टर, तो आंसर क्या आएगा आपका 0। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज 0। भले ही आप रो लो कोई भी या कोई और कॉलम भी लो तो क्या आएगा, उसको आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है? इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि 0 कैसे हो जाता है, तो एग्जांपल लेके देखेंगे। क्लियर है? समझ में आया डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट यस और नो? ठीक है, ओके बच्चों, तो नेक्स्ट मंडे इसको कंटिन्यू करेंगे, मंडे या ट्यूसडे जब भी आपकी क्लास है। ठीक है, बाय एवरीवन।